लेकिन उन्होंने हमारे आग्रह को माना और इतना बड़ा नाम है उनका, इतनी मतलब मैं क्या कहूँ उनके बड़प्पन को, कि उनका बड़प्पन उनके इस हम्बलनेस, उनकी इस बात से झलक रहा है कि वो हमारे आग्रह पर कानपुर शहर पधारी हैं। आप सब निश्चित रूप से बहुत लाभान्वित होंगे उन्हें सुन करके। मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं की, उनकी कितनी ही कहानियों पर फिल्में बनी हैं। जिंदा मुहावरे उन्होंने किताब लिखी, उनके 8 उपन्यास हैं। कुइयाँ जान, वो क्या थी, ठाकरे की मंगनी, है ना। तो ऐसे तमाम उनके उपन्यास हैं और हर उपन्यास बहुत रोचक है, कहानियां बहुत रोचक हैं और समाज के परिवेश को जगाने वाली है, लोगों की चेतना को जगाने वाली लेखनी है उनकी। मैं अब हमारा सौभाग्य है कि आज हम उन्हें अपने सामने बैठ करके सुनेंगे। मैं उनसे बहुत ही करबद्ध निवेदन कर रही हूँ कि नासिरा जी अपना उद्बोधन दे करके हम सबको कृतार्थ करिए, गौरवान्वित करिए। आदरणीय नासिरा शर्मा जी, जोरदार तालियों से आप उनसे आग्रह करिए कि वो अपना उद्बोधन देकर हम सबको ऑब्लाइज करें, कृतार्थ करें। हेलो जी, सुधीर जी हैं, सेन साहब हैं और कमल जी हैं, रचना शर्मा हैं, प्रिया वर्मा हैं, उनके होने वाले जीवन साथी हैं और आप सब जो यहाँ हो गए हैं और आप सब जो कलमकार हैं, दोस्त हैं और मुझे सुनने आए हैं, उसमें सबका नाम लेना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों से मैं मिली हूँ और यहाँ जो मैं यहाँ बैठी दिख रही हूँ वो फिरोज साहब की वजह से हूँ, जो यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने वर्मा साहब से कहा और मैं यहाँ हूँ और तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे हैरत की बात मुझे ये लग रही है कि जिसने भी ये प्रोग्राम तय किया उसने रूह से रूह का रिश्ता बांध दिया और मैं सुजाता जी के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो जिस तरह से स्टूडेंट्स को मौका देती थी, आज वही सिलसिला मुझे यहाँ बुला के मेरी किताब पे, जबकि फंक्शन उनका था, स्टूडेंट से पढ़वाया गया। शायद उनमें से सभी की ये समीक्षा या आलोचना पहली होगी, तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ। सुजाता जी जो हैं वो लेखिका रही हैं, टीचर नहीं है और एक प्रेमिका भी नहीं है। अक्सर लोग ताजमहल की बहुत बुराई करते हैं और मैं बहुत हर्ट होती हूँ। मोहब्बत जो होती है वो जिसके पास जैसा होता है वो वैसे मोहब्बत के चीज़ें देता है। अमिताभ बच्चन के जो पिताजी थे, उनकी जो पहली बीवी थी, उनको उन्होंने घास से बना के अंगूठी पहनाई थी और मरने के बाद वो बहुत एहतियात से रखी पाई गई किसी डिबिया में। तो कहने का मतलब ये है कि वर्मा साहब ने जिस तरह से 5 साल उनको गुजरे हुए हुआ और उसको उन्होंने जिंदा किया, उनकी चीज़ों को जो अधूरी रह गई थी। कुछ लोग हो सकता है जो ये प्रोग्राम देखें और मेरे ऊपर एतराज़ करें कि आप क्यों गई थी वहाँ उस फंक्शन में, जबकि आप कभी कभी हमारी भूमिका नहीं लिखती हैं और फिलॉसफी झाड़ने लगती हैं। तो मैं यहाँ बात साफ कर दूँ, एक आदमी जो बीच में चला गया अपनी लेखनी को छोड़ के, अगर उसकी लेखनी पे बात हो रही है और वो फिर से जिंदा किया जा रहा है तो मैं क्यों ना जाऊं। ये बहुत बड़ा नेक काम है मेरे लिए, लेकिन जो लोग अच्छा लिखते हैं उनके लिए मैं भूमिका क्यों लिखूं। वो
जैसे भी हैं, जैसा भी लिखते हैं, पूरे विश्वास से लिखें और तीर खाने और आलोचना सुनने के लिए भी तैयार हों। क्योंकि आप अपनी राइटिंग में किसी दूसरे को ले आइए, ये कैसे हो सकता है? बैसाखी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के लिए मैं लिखती हूँ, मूड होता है या कुछ और वजहें होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, अलग तरह का जो कार्यक्रम है, ये मैं अटेंड कर रही हूँ, जिसमें बुलाए हुए मेहमान की आवभगत भी हो रही है और जो गुजर गया है उसकी याद भी साथ साथ चल रही है। प्रेस पे लिखना या पत्रकारिता पे लिखना एक लेखक के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, जो सुजाता जी ने कर दिखाया, जो काम वर्मा साहब को करना चाहिए था। लेकिन अक्सर यही होता है कि जब आप साथ साथ रहते हैं तो लोग कहते हैं कि जिनमें ताल्लुक बहुत अच्छा होता है उन मियाँ बीबी की शक्ल मिलने लगती है। तो यहाँ पे ये हुआ है कि उनका प्रोफेशन जो है वर्मा साहब का, वो सुजाता जी ने ले लिया। तो ये एक, जब हर जगह मोहब्बत की कमी हो रही हो, और मुझे याद है कि एक दौर ऐसा आया था जब त्रिकोण मोहब्बत की बात हिंदी में होती थी, लोग ऊब चुके थे, और फिर आया जनवादी लेखन का तेवर, और उसने कहा ये लेजलीजापन क्या है, हटाओ मोहब्बत को, रियलिटी लाओ। तो उसमें ये हुआ कि रियलिटी के बाद जो हम लोगों ने कोविड को लेके सहा, वो दर्दनाक ऐसा है कि उसका बयान हमेशा कम पड़ जाता है। और तब एहसास हुआ कि मोहब्बत के साथ जिम्मेदारी की कितनी जरूरत पड़ती है। और वहां से आजकल इतनी मोहब्बत की कहानियां लिखी जा रही हैं, नॉवेल, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस दुनिया को कोई बचाएगा तो वो प्यार ही बचाएगा। अच्छा, ये तो मेरी भूमिका हो गई। अब मैं कानपुर शहर में हूँ। कानपुर जो कभी मैनचेस्टर कहलाता था, अब कहलाता है सबसे गंदा शहर और बहुत भीड़ भाड़ का शहर। और आज से कुछ सालों पहले जब मैं आई थी तो मुझे लगता था दुकानें अंदर नहीं बाहर तक दौड़ के आ रही हैं, और बहुत तरह के ऐसे ही छोटे मोटे तजर्बे हुए। दूसरी ये है कि चमड़े के लिए तो मशहूर ही है। इधर मैं कुछ कहानियां लिख रही थी और एक नॉवेल, और बहुत पहले मैंने फिरोज साहब से कहा था कि मुझे कानपुर से ही नॉवेल शुरू करनी है, तो आप तो मुझे चमड़े के जो लोग काम करते हैं, कारखाने हैं, वहाँ मुझे मिला दो। और इन्होंने 4-5 दिए, लेकिन इस बीच में बहुत सारा और लेखन हो गया, 13 साल गुजर गए। तो यहाँ आने से पहले 15-20 दिन पहले जब कानपुर आना तय नहीं था, तो मैं लाल इमली पे काम कर रही थी। मुझे लगता है कानपुर से किसी तरह का विरोध, किसी तरह की राइटिंग, किसी तरह का लेख इस पे नहीं निकला कि दरअसल लाल इमली का क्या हो रहा है। लाल इमली कानपुर का गौरव थी। यहाँ का प्रोडक्शन बाहर तक जाता था, और जो लाम पे हमारे सिपाही थे उनको भी वो गर्म कपड़े ऐसे प्रोवाइड करता था कि उनको पसीना आ जाए, और रिक्शे वालों के लिए भी वो ऐसे सस्ते और गर्म कपड़े बनाता था कि वो उनकी जेब के हिसाब से सही निकलता था। एक इतना बड़ा कारखाना
जिसकी मजदूरों की तनख्वाहें रुकी हैं पिछले 40 महीने से, जो ठेला चला रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, क्या बात है कि उस शहर में कोई आंदोलन, कोई चीज नहीं हुई। ये बहुत ताज्जुब की बात है। और ये भी मुझे पता चला है कि यहाँ कुछ मशीनें ऐसी जबरदस्त हैं जो आज भी कारामद हैं। तो ये कौन सी सियासत है, कौन सी पॉलिटिक्स है, कौन सी गैर इंसानी हरकत है कि 10,000 मजदूर हमारे यहाँ बेकारी में और बढ़ा दें, उनको मकान से निकाला जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। माफ़ कीजिएगा, मेरा नेचर ही ऐसा है राइटिंग का कि मेरी नज़र इन्हीं चीज़ों पे जाती है। उसके बाद जब मैंने कुछ चमड़े के बारे में पूछा तो पता चला उसकी भी बहुत बुरी हालत है। और मुझे अफसोस लगा कि जब राजधानी कानपुर पहुंच रही थी तो कहा गया कि आप कानपुर पहुंच रहे हैं जहां चमड़े और प्लास्टिक का उद्योग मशहूर है। प्लास्टिक कब आया, क्या हुआ, उसकी इत्तला बहरहाल मुझे नहीं थी। तो ये इस बैकग्राउंड को लेकर मैं लेखन की बात करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था आप राइटर हैं, आप आ रही हैं तो आप लेखन पे बात करेंगी। यहाँ पे एक किताब है आत्मनिर्भर भारत और संभावनाओं एवं चुनौतियाँ। तो इस पर जो लेखक ने लिखा होगा, और यही मेरे ख्याल से कंपटीशन का टॉपिक भी था, लेकिन मैं इस पर थोड़ा कुछ बोलना चाहूँगी कि नई पीढ़ी की क्या जिम्मेदारी है, नई पीढ़ी कैसे इस चीज़ को देखेगी। ये बात तो सही है कि कहा गया है कि जो यहाँ का रॉ मटेरियल है उसी से आप अपना काम चलाइए और प्रोडक्शन कीजिए। और मैं आपको बताऊं कि मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता था जब मैं पड़ोसी मुल्कों में जाती थी और भारत आत्मनिर्भर है इसके लिए लोग कहते थे कि तुम्हारा मुल्क सुई से लेके जहाज बना लेता है। अब अगर आप बाजार जाइए तो आपके सेब हिमाचल के नहीं मिलते हैं, यूरोप के मिलते हैं जो कहीं कहीं से सड़े निकलते हैं। तो फिर हम किसी को सेब गिफ्ट नहीं कर पाते हैं। केले जो हैं चित्ती वाले गायब हो गए हैं, और उनके यहाँ बाहर के केले दिल्ली में दिखते हैं जो अगर 3 दिन गुजर जाएं तो वो मुर्दा हो जाते हैं। तो ये कौन से आत्मनिर्भर जो भारत था और अब कौन सा भारत है, आप नई पीढ़ी को ये संभालना और देखना है। अगर आप लोग को नहीं आवाज़ उठाएंगे अपने लेखन में, अपने बोलने में, अपनी डायरी में, तो बताइए फिर आप ही के बच्चे बहुत परेशान दौर से गुजरेंगे। मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मैं कुछ दे के नहीं जा रही हूँ। आपके सामने पानी की समस्या है, बेकारी की समस्या है, बीमारी की समस्या है और बहुत सारी समस्याएं हैं। 80 और 75 कहेंगे 85 तक हिंदुस्तान में बहुत कस के काम हुआ है। हम कहेंगे अर्ली 90s में, उसके बाद जो डिके हुआ है 95 के बाद हर चीज़ में, तो आप देखिए रामपुरी चाकू जो था वो आज भी सबके दिमाग में होगा, जिसका फल जो था वो 16 इंच तक था, लेकिन वही 16 इंच का फल मना हो गया कि बाजार में ना हो, क्योंकि चाकू जनी बहुत होती है। और 70 के दशक में बहुत ज़्यादा फिल्में दिखाई जाती थी जिसमें वो बटन वाला चाकू इस्तेमाल होता था। तो अब तमाशा क्या हुआ है, बात तो सही है कि अगर इतना चाकू का इस्तेमाल होगा
तो उसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिर कट्टा क्यों आ गया? यूपी में कट्टे के कारखाने हैं, कभी कभी उसके ऊपर छापा पड़ता है। और दूसरी ये है कि चाइनीज इतने डरावने चाकू आ गए हैं, 16 इंच से बड़े नहीं हैं। मैं अक्सर क्राइम पेट्रोल देखती हूँ, क्राइम पेट्रोल में एक से एक चाकू हैं। यहाँ तक कि जो लड़कियों के बाल हैं वो बहुत ही खतरनाक किस्म के चाकू से खचाक से काटे जाते हैं, जो ज़बह के लिए, बकरे के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं आप लोगों का ध्यान बाजारवाद, फैशन, स्किन केयर और बहुत सारी चीज़ों से हटा के उन मुद्दों की तरफ लाना चाहती हूँ जो बहुत ही तकलीफदेह हैं और आपके आने वाले भविष्य में आपके सामने बहुत ही भयानक रूप से खड़े होंगे। हमारे यहाँ से हुनर जा रहा है। जो धार होती थी, जो तलवार बनती थी, आपको ताज्जुब होगा कि उन तलवार की झनकार और धार का जिक्र शाहनामा फिरदौसी में आया है, जो 1000 साल से पहले लिखा हुआ एक 60,000 शेरों का मजमुआ है। हिंदुस्तानी तलवार मशहूर थी। तो हम जो हैं, जो अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, हुनर को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक जायज़ है? ये सवाल मैं नए लेखकों से पूछ रही हूँ, जो लेखक लिख रहे हैं, जो पत्रकार मौजूद हैं, उनसे मैं पूछ रही हूँ ये क्या हो क्या रहा है हिंदुस्तान में। तो ये बहुत सारे सवाल हैं मेरे। बहुत पहले मैंने चिकन के एम्ब्रॉयडरी पे भी बात की थी। धीरे धीरे करके जो चिकन एम्ब्रॉयडरी है लखनऊ की, जिसमें बहुत ही बारीक काम होता था, दुनिया पूरे फॉरेन एलिमेंट्स वहाँ मौजूद होते थे, खरीदते थे, अब वहाँ उल्टी बखिया चलने लगी है। और जो रियल चिकन का काम है वो आसमान की ऊंचाई को उसकी कीमत छू रही है। इसी तरह दरी है, इसी तरह हमारे यहाँ की दूसरी चीज़ें हैं जो उद्योग धंधा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राइटिंग में आप लोग वो मुद्दे भी लाइए। प्रेम की स्त्री विमर्श जोरों पे है। अब स्त्री विमर्श के दौर में बताइए कुत्तों की बात कौन सुनेगा? मैं देख रही थी अक्सर लोग बोर हो रहे थे। कुत्ता जैसे नाचीज जलीला के चीज पे कोई नॉवेल लिख दें और उसका हिस्ट्री ट्रेस करें, तो ये तो बेकार का काम हुआ। तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आप लोग जहन खोलिए और देखिए आपके बच्चों के भविष्य में क्या हो रहा है और जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं अपनी बात ख़त्म करके अब अपने लेखन पे आऊँगी, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे, कल लता जी मुझसे मिलने आई थी और मुझसे कुछ सवाल कर रही थी। आपकी पहली कहानी कब आपने लिखी? आपको कौन सा नॉवेल सबसे पसंद है? तो मैंने कहा आप कल तशरीफ लाइए, मैं वहाँ पे थोड़ा सा बोलूँगी अपने बारे में। तो आप वहाँ पे ये सारे सवाल जान लीजिए। यहाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हिंदी की दुनिया इतनी बड़ी है और इतने लेखक हैं, आप किस किस को पढ़िएगा? कुछ ना कुछ लोग तो छूट ही जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि 7वीं क्लास में मेरी एक कहानी छपी थी। 3रे क्लास में बहन की मदद से कहानी कंपटीशन में बैठी थी। क्या लिखा था मैंने कुछ याद नहीं, लेकिन 7वीं कहानी जो छपी थी वो मेरे पास है। और चूंकि घर का माहौल ऐसा था जिसमें राइटिंग ही राइटिंग थी, कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है,
कोई गज़ल गा रहा है, कोई नौहा मुहर्रम में पढ़ रहा है, तो उसमें एक आदत के मुताबिक जैसे सब खाना खा रहे, सब सांस ले रहे हैं, तो मैंने भी कुछ लिखना शुरू किया। लेकिन लिखाई जो मेरी थी वो 76 में मेरी कहानी आई थी सारिका के नवलेखन अंक में। और उस वक्त सारिका मैगजीन मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि उसको खरीदना, उसको पढ़ना और उसमें छप जाना बहुत बहुत ही बड़ी बात समझी जाती थी। ऐसी अब कोई पत्रिका नहीं रह गई है जो हो, और अब भीड़ बहुत है पत्रिकाओं की और सब अपनी अपनी तरह से उसमें काम कर रहे हैं। उसके बाद मुझे ईरान जाने का मौका मिल गया, तो ईरान मेरी राइटिंग में आ गया। फिर ईरान जाने का मौका मिला, इराक आ गया। फिर ट्रांसलेशन मैं करने लगी, शाहनामे की कहानियों का ट्रांसलेशन किया। तो इस तरह से बच्चे छोटे छोटे थे, लेकिन मेरी राइटिंग फिर चल पड़ी। और मैं कभी नहीं सोचती थी कि मेरी 50 किताब हो जाएगी और मैं इस तरह बैठ के आप लोगों से बात करूंगी, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक लिख रही थी मैं। और चूंकि मेरी मदर टंग जो है वो उर्दू है, घर का माहौल उर्दू था, लेकिन टीचर मेरी उर्दू की बड़ी सख्त थी। हम लोगों का दिल उर्दू में नहीं लगता था, हम लोगों का ध्यान हिंदी में लगता था। जहाँ हिंदी की 3 टीचरें थी, संस्कृत की और एक हम लोगों की 6ठी-7वीं क्लास की थी और एक 11th-12th की थी। तो वो इतनी प्यारे अंदाज से बात करती थी और दोहे पढ़ती थी कि हम लोगों की दोस्ती हो गई। और हमारे कॉलेज से बहुत सारी लड़कियों ने संस्कृत में एमए किया। आपको ताज्जुब होगा, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन से। तो भाषा किसी की बकौती नहीं है और किसी भी धर्म से जुड़ी नहीं है। और आपको ताज्जुब होगा कि उर्दू को पालने पोसने और एक जगह पहुंचाने में नॉन मुस्लिम आगे रहे हैं। बहुत बड़े बड़े शायर, अदीब सब हिंदू रहे हैं। दूसरे जितने भी बड़े बड़े प्रकाशक थे, जहाँ मिडिल ईस्ट की किताबें छपने आती थी और हम लोगों की किताबें छपती थी, वो सब नॉन मुस्लिम लोग थे। ताज्जुब होगा। और उनके यहाँ जब कुरान शरीफ छपता था तो वो ऑफिस जो था उनका, वो गंगा जल से धोया जाता था और उसके बाद कुरान शरीफ छपना शुरू होता था। तो आप देखिए, हमारा जो गंगा जमनी तहसीब है, जो हम शताब्दियों से 1300 साल से, बल्कि कहेंगे 1450 साल से भी ज़्यादा साथ रह रहे हैं। और कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है भीषण किस्म की, तो वो तो हम लोगों के घरों में भी हो जाती है। जहाँ हमारा मजहब एक है, खून के रिश्ते एक हैं, तो भी हम लोग भीड़ सज जाते हैं। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को शौक़ होता है खूब उधम मचाने का। तो जो उधम मचाते हैं उनके फॉलोअर्स भी हो जाते हैं। जैसे रावण के भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और राम के जो हैं, राम बनने में थोड़ी तकलीफ होती है, रावण बनना ज़्यादा आसान होता है। तो चॉइस लोगों की अपनी होती है। मैं चाहूँगी कि यहीं पे मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग को किसी भी तरह का सवाल कीजिए तो मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। इस वक्त मेरे तकरीबन 14 उपन्यास और 10 कहानी संग्रह हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो एक राइटर के नज़रिए से आप सवाल करें, क्योंकि आपके सवाल से हम कुछ सीखेंगे।
हम समझ को कोई ऊपर से नहीं लाए हैं। जब हम किसी स्टूडेंट से बात करते हैं या किसी पाठक से बात करते हैं तो उसके नज़रिए से हमारा भी दिमाग खुलता है। हमने क्या लिखा, उसका मतलब क्या था, ये गलत मतलब ले रहा है या सही मतलब ले रहा है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपको पसंद आए तो मेरे ख्याल से कुछ सवाल आप कर सकते हैं मुझसे, मैं हाजिर हूँ। किसी को कोई सवाल करना है डॉक्टर जी से किसी भी संबंध में? आपको कोई जगह सवाल पूछना है? मुझे लगता है कुछ जाती है मेरे साथ। कितनी देर मैं आप लोगों से बोली और एक सवाल भी आपके दिमाग में नहीं आया। देखें बहादुर बच्ची का हाथ और आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। गुड इवनिंग मैम। मैं डॉक्टर आरती मोहन, मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। और मैम जैसा मैंने आपकी पुस्तक के बारे में सब कुछ सुना, अल्फा बीटा गामा शायद नाम था मैम, तो कोविड के दौरान जैसे बहुत सारे लोग मर रहे थे, और क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ मैंने उस हिस्सा को देखा है, मैंने लोगों को देखा है कि दवाइयाँ बन रही थी और फोन आ गया कि पेशेंट मर गया। तो वो जो एक फीलिंग थी, और आपने मतलब इस टॉपिक को क्यों चुना, ऐसा आपके क्या इंसिडेंट हुआ लाइफ में जो आपने मतलब डॉग्स के ऊपर ये कहानी लिखी और इंसानों के ऊपर या और कोई भी जानवर आप चूज कर सकती थी क्योंकि सभी जानवर थे उस समय। तो बस मैं आपकी वो फीलिंग जानना चाहती हूँ एज अ राइटर कि आपने कुत्तों को ही क्यों चुना। इंसान भी बहुत सारे मर रहे थे, मतलब बहुत से लोगों को पता चल रहा था कि वो 3 दिन से कमरे में बंद हैं, उनको कोई पानी देने वाला नहीं है और उनके घर वाले नहीं जा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल रही। मैम बहुत सारे टॉपिक्स थे ड्यूरिंग कोविड, तो ये टॉपिक आपने क्यों चुना, बस मैं ये जानना चाहती। थैंक यू सो मच। इंसान जो था कोविड के ज़माने में, मुझे माफ़ कीजिएगा, जानवर हो चुका था। जितनी बदतमीजी, उन लोगों की बात मैं नहीं कह रही हूँ जो अच्छे थे और मदद कर रहे थे। जितना कमाया है डॉक्टरों ने, प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने और नए नए उगे हुए हॉस्पिटल में, हम शर्मसार हैं। बहुत ही गैर ज़रूरी और बहुत ही खराब, और उससे पहली बार महसूस हुआ कि हमारे मुल्क के लोग किस तरह पैसा कमा रहे थे अपने ही मुल्क के लोगों से। मैंने कुत्तों को इसलिए लिया, कोई नाराज भी हुआ और तुमने बहुत अच्छा सवाल किया कि आपने उसी ज़माने में इतना बड़ा हंगामा था शाहीन बाग का, फिर इतना बड़ा हंगामा हुआ फसाद का, आप सिर्फ जिक्र करके निकल गए। देखो, एक नॉवेल में हम सबको नहीं डाल सकते थे, और अगर हम यहाँ इंसानों को ले आते तो इंसान फिर डोमिनेट कर जाते कुत्तों पे, और किसी का ध्यान कुत्तों पे ना जाता। कुत्ते बहुत ही तकलीफों में रहे हैं। कुत्तों को अब नॉवेल पढ़ेगा कोई तो अंदाज़ा लगेगा कि एक्चुअली कुत्ते हमारे कहाँ कहाँ पे जिंदगी के साथ रहे हैं, और भैरव मंदिर क्यों वजूद में है, उनकी सवारी थी, कुत्ता वाहन था उनका, तो और क्यों हम कुत्ते के साथ हैं। तो तुम्हारे सवाल का यही जवाब है कि जो मेरा अगला नॉवेल आ रहा है वो है अग्नि खेला। तो उसमें ये सब चीजें आएंगी। हाँ। और आपको ताज्जुब भी होगा कि हमारे मुल्क के साउथ वगैरह में आग से खेलते हैं लोग, एक दूसरे पे जला के फेंकते हैं, उसमें कुछ लोग जल भी जाते हैं। तो मुझे लगा कि तो फिर लड़ाई में भी एक दूसरे को जला ही देते हैं। तो ये सब चीज़ें उस नॉवेल में आएंगी।
मैडम मैं शमीम जो है कुछ क्वेश्चन क्या है कुछ मुझे भी कहना है। माइक है, आप आगे बैठ जाइए, आपको पूछने फिर आप मैडम मैं डॉक्टर शमीम अली मुस्लिम पीजी कॉलेज में हूँ और मैं फिरोज सर के साथ ही रहता हूँ और संयोग से मैं उनका रूममेट हूँ और पिछले 12 सालों से हम लोग साथ में रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनके अगर मैं कहूँ कि एक पूरा कमरा जो किताबों से भरा हुआ है, आलोचना में जब मैं देखता हूँ कि उनके पास जितनी किताबें हैं तो मैं समझता हूँ कि कम से कम अगर मैं ये निकालूँ तो 10% किताबें ऐसी होंगी जो उन्होंने आप पर लिखी हैं। तो मैं इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपकी कुछ किताबों को मैंने देखा है, मैंने पढ़ा नहीं। ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जब मैं उसके कवर पेज को देखता था, आपकी फोटो या उसका वो सारी चीजें मैं देखता था, तो अभी जैसे बैठे बैठे मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि आपने कहा कि आपके नॉवेल्स ज्यादा आए हुए हैं, तो आपने पोइट्री पर काम क्यों नहीं किया, ड्रामा पे काम क्यों नहीं किया? और आपका शायद एक उपन्यास है कुइया जान जिसका इलाहाबाद से कुछ संबंध है या किसी एक उपन्यास में उसका जिक्र है, तो वो कैसे जो है इलाहाबाद उस नॉवेल में आया या उस समस्या को आपने कहाँ से लिया, कैसे उठाया? बस यही। मैं इलाहाबाद की हूँ और मेरे 4 नावल और 1 कहानी संग्रह इलाहाबाद में है। पानी की समस्या है, पुलिस की समस्या है, नई जनरेशन की बेकारी की समस्या है। देखिए, एक नॉवेल में कैसे सब कुछ समो दें हम लोग, फोकस नहीं हो पाता है। अब हम लोग की भी कमियां हैं, ये सब चीजें नहीं समेट पाते हैं। स्त्री विमर्श पे भी हमारी किताबें हैं, तो ये है, इसकी वजह यही है। और चूंकि इलाहाबाद इसलिए उठाया था पानी की समस्या में, क्योंकि वहाँ नदियां हैं 2-3, एक लुप्त है और 2 नदियां हैं, नदी का संगम है। और हमारी पकड़ जो थी इलाहाबाद पे ज़्यादा मजबूत थी, इसलिए हम उसको उठा सकते थे। जी हेलो, हाँ नमस्कार, मैं सुदेश श्रीवास्तव चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आपकी 2 बातों से बहुत ही प्रभावित हैं, उसके बारे में हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने 2 बातें बहुत अच्छी की। एक तो आपने सरिता का पत्रिका का जिक्र किया, तो मैं भी उस जमाने में कार्टून वगैरह बनाता था, सरिता मुक्ता में भी मैं देता था, तो आपने सरिता मुक्ता में अपनी कोई कहानी नहीं छपवाई? एक क्वेश्चन। देखिए, सरिता जो थी और मुक्ता, जी जी जी, वो लिटरेरी नहीं हो थी, उसमें लिटरेचर छपता था लेकिन वो लिटरेरी मैगजीन नहीं कहलाती। वो हिंदुस्तान में आपके टाइम की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। हिंदुस्तान टाइम में मेरी कहानी छपी है और भारती जी के एडिटरशिप में छपी है। लघु पत्रिकाओं में मैं बहुत छपी हूँ। निहारिका भी उस समय आती थी, बहुत ही अच्छी। निहारिका में भी नहीं छपी हूँ। दूसरी बात, आपने लाल इमली का जिक्र किया, मैं वहाँ पे फाइनेंस मैनेजर था उस समय, और आपने इतनी डीप नॉलेज लाल इमली के बारे में बताई है, तो क्या आप कहीं उससे संबंधित थी या कहीं कोई आपका जान पहचान का वहाँ कनेक्टेड था, जो आपने इतनी गूढ़ बातें कि वहाँ कितने एम्प्लॉइज थे, कितने मजदूर थे, कैसे वो बंद हो गई, उसके पीछे कौन कौन सी मशीनरी हैं, ये सब आपको इतना अच्छा ज्ञान कैसे आपको मिला? उसकी वजह यह है कि मेरा एक कहानी संग्रह है जो मैंने हिंदुस्तान की 50वीं सालगिरह पे दिया था, तो उसमें सब वो कारीगरों की कहानी थी। उसमें पतंग वाले थे, शहद निकालने वाले थे, और 75वीं सालगिरह पे कहानी संग्रह मैं दे रही हूँ जिसमें ये बंद होती फैक्ट्रियाँ हैं और मिले हैं। और एक नॉवेल मैं लिखना चाह रही हूँ जिसका जिक्र मैंने किया था कि फिरोज जी से मैंने 13 साल पहले रिक्वेस्ट की थी कि मुझे चमड़े के लोगों से मिलवा दो, तो इन्होंने दिए थे लेकिन हम काम नहीं आगे बढ़ा पाए। उस नॉवेल में सारे यही होंगे जो हमारे उद्योग धंधे हैं और जो मशहूर
चीज़ें हैं। लाल इमली से मैं एकदम नहीं जुड़ी थी, लेकिन हाँ ये था कि बहुत दिनों से जब हम यूपी को जाते थे इलाहाबाद, तो सारी फैक्ट्री और कारखाने बंद बंद बंद, पता नहीं चलता था ये क्यों बंद हो रहे हैं। तो एक तरफ तो देखिए जो गलतियां हैं हम सुनते रहते हैं, लेकिन आज के दौर में 1.25 करोड़ की लाइटिंग का इंतजाम वहाँ हुआ है, रोशनी का। आप मजदूरों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं कि आप उनकी तनख्वाह दे दें? और वहाँ के जो नेता थे उन्होंने अपना कुर्ते का दामन फैला के कहा मुझे भीख दे दीजिए। लानत है उस शहर पे, लानत है हम सब पे कि जहाँ का मजदूर जिसने इतना लाल इमली को आगे बढ़ाया, और अभी भी कुछ टुकड़े उन लोगों के पास लाल इमली के हैं। मैंने कहा था वर्मा साहब से कि मैं एक नज़र देखना चाहती हूँ और कोई टुकड़ा रुमाल की तरह मुझे मिल जाए तो मैं रखना चाहूँगी, क्योंकि लाल इमली ने मुझे इसलिए मुतासिर किया कि वहाँ रिक्शे वालों के लिए भी गर्म कपड़े बने और विदेशों में जाने के लिए भी कपड़े बने। तो ये हिंदुस्तान है, पहचानिए अपने हिंदुस्तान को। हम कौन थे, हम क्या होते जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आप मुझे आर मोहन कहते। मैंने आज के कार्यक्रम में आकर आपके उपन्यास का जो नाम सुना, वो उसने हमें बिल्कुल झकझोर कर रख दिया। नंबर 1, जिस डॉक्टर ने आपसे कहा कि कोविड में मरीज मर रहे थे, उस समय आपने कुत्ता साबित क्यों चुना? आपने जो उत्तर दिया कि डॉक्टर लूट रहे थे, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमने बचपन में पढ़ा है, श्वानों को मिलता दूध वस्त, श्वानों को मिलता दूध वस्त, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक चिपक जाड़ों की रात बिताते हैं। अरे कुत्ते क्या कर रहे हैं? लिफ्ट में कुत्ते क्या कर रहे हैं यार? जहाज में लोग जिद करते कुत्ते को बगल में चढ़ा कर चलने की, कुत्तों ने कितनी जाने दी है। इसलिए आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये माने साल गर्भित या प्रभाव डालने वाला इंप्रेसिव नाम नहीं था आपके उपन्यास का? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आप कुछ कहेंगे? उन्होंने कहा कि जो आपने पुस्तक लिखी है उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, लेकिन आपने जो कहा डॉक्टर्स लूट रहे थे उससे मैं सहमत नहीं हूँ। बस इतनी सी उनकी बात है, उनका अपना अनुभव है, तो मैं समझती हूँ कि नहीं, मैंने पहले ही माफ़ी मांग ली थी। हमारे बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स सेवा करते करते मरे हैं। मैंने पहले ही जुमला कहा था उन लोगों को हटा देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने क्या क्या किया ये उन लोगों से पूछिए जिन पे गुजरी हो। मेरे पर भतीजे को जमा एक मामूली से उस वक्त हॉस्पिटल की बहुत कमी थी, उन्होंने 50 साल के मेरे भतीजे को अपने यहाँ कर रखा और उनके यहाँ कोई भी चीज़ नहीं थी। और जब रखा थोड़ी देर बाद अलीगढ़ फ़ोन किया कि हम लाश को कब तक रखेंगे, आके लाश ले जाइए। खैर, तो ये दुखद चीज़ें जो थी दो तरफा चल रही थी, माफ़ कीजिएगा। तो मैंने एक तरफा ही ली है, क्योंकि मैं उन चीज़ों को लिखती भी हूँ जिससे कुछ तब्दीली आए। धन्यवाद नासिरा जी। सवाल जवाब